नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है आजीविका का लास्ट सेक्शन है, सेकंड लास्ट सेक्शन बोल सकते हो इसे। इसमें हम लोग जानेंगे बाजार क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बाजार के प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार क्या होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए परिभाषा देखेंगे इसमें बाजार क्या होता है, बाजार के तत्व कौन कौन से होते हैं, बाजार के प्रकार क्या होते हैं, बाजार की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व, और एक होता है आपकी ग्रामीण बाजार क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये टॉपिक कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये 2 बार हुआ है अभी तक के रेडियो के एग्जाम में। देखिए तो ये जो टॉपिक है इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन आया था ये ग्रामीण बाजार कैसे होता है, बिखरे हुए होते हैं या संगठित होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। और थोड़ा क्या है, इसमें ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, इसमें जो है ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ इस टॉपिक को आप जीएस के टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, वहाँ का जो पहला टॉपिक होता है उसे हम बोलते हैं बाजार। ठीक है, तो ये बाजारवाद की अवधारणा आपको समझने की जरूरत है। दूसरा चीज़ ये समझना पड़ेगा कि बाजार काम कैसे करता है। ठीक है, तीसरा चीज़ ये है कि ये एसआई मेंस हो गया या फिर और कहीं आपको पीएससी मेंस हो गया, वहाँ पे जब लिखना पड़ेगा तब आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। खास तौर पे जैसे जैसे परिभाषा वाला क्वेश्चन आता है, स्थानीय बाजार किसे कहते हैं, एक अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा से अच्छा जानने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज़ें है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, बाजार किसे कहते हैं, बाजार क्या होता है, क्या होता है बाजार। बाजार अगर आम बातों में बात करें तो बचपन से हम सुने हुए हैं कि कोई भी ग्रामीण स्तर पे जाए तो हम सब्जी लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, मिठाई लेने के लिए जाएंगे तो क्या होता है, बाजार कहलाता है। मतलब क्या होगा, एक स्थान की बात कर रहे हैं हम लोग बाजार, जहाँ पे क्या होगा, हमारी इच्छा के सामान वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाजार। छोटे बाजार है तो आपको सब्जी मिलेगा, बड़ा मार्केट हो गया तो आपको ज्वेलरी शॉप मिलेगा, और एक इंटरनेशनल बाजार हो जाएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जैसे कि डॉलर हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, ऐसे इंटरनेशनल मार्केट पे दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है बाजार, एकदम आम भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बाजार क्या है, ऐसे क्षेत्र जहाँ क्रेता और विक्रेता, याद रखना है क्या है, क्रेता और विक्रेता एक साथ क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। क्रेता अपने सामान को क्या करता है, क्रेता मतलब बेचता है, और विक्रेता क्या करता है, अपने सामान को खरीदता है, विक्रय करता है। ठीक है, तो क्रय विक्रय का कार्य करने वाले लोग अगर एक ही जहाँ जुड़ जाए, जहाँ किसी वस्तु से सारे बाजार में एक ही प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो सभी बाजार में एक ही प्रचलन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, अर्थात किसी वस्तु या सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से हैं। ठीक है, देखो कई बच्चों को डाउट होता है कि वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, वस्तु का मतलब क्या होता है, सेवा का मतलब क्या होता है। देखिए वस्तु उसको बोलते हैं जिसको सेवा नहीं बोलते हैं। ठीक है, सेवा किसे बोलेंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे वस्तु मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम स्पर्श कर सके, जिस चीज़ को हम देख सके, वो सारी चीज़ वस्तु हैं। अब जो चीज़ें वस्तु नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं ये हमारा फ़ोन है, ये फ़ोन क्या है, तो ये इस फ़ोन को हम बोलेंगे वस्तु। ठीक है, ये फोन क्या है, वस्तु है। लेकिन अब इस बात करते हैं कि इस फोन के अंतर्गत हमें क्या दिया जाता है, सेवा दी जाती है। कैसे पता चलेगा सेवा दी जा रही है, क्योंकि हम तो देख नहीं सक रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, कॉलिंग फ्री, कॉलिंग सर्विस दिया जा रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सर्विस ठीक नहीं है बोलते हैं, मतलब इनके द्वारा जो दी जा रही है सुविधा है उसे हम क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। अब सेवा को बताओ कितना सेवा दिया जा रहा है, आप देख सकते हो क्या, नहीं दिया जा सकते। हाँ, इसकी सेवा अच्छी है नहीं है ये बता सकते हो, कितनी दी जा रही है आप नहीं बता सकते, छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। मतलब 1992 के आते आते इंडियन मार्केट में एक पहली बार एक टर्म्स आया जिसे हम सेवा बोलते हैं, क्योंकि सेवा पे पहले कभी टैक्स नहीं लगता था, केवल वस्तु पे टैक्स लगता था। लेकिन इंटरनेशनल रूप से जब सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, सर्विस सेक्टर बहुत हाई हो चुका था, वहाँ पे सर्विस क्षेत्र की भारत इकोनॉमी में परिभाषा ही नहीं तय की गई थी। तो वहाँ पे पहली बार क्या किया गया कि सेवा को परिभाषा दिया गया। तो सेवा क्या होगा, तो सेवा क्या होगा में इसमें लिखा गया, जो सामान, जो पदार्थ, ठीक है, जो भी चीज़ बेचने लायक होगा, अगर वो वस्तु नहीं है तो उसे हम सेवा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक तो सामान होगा या तो सेवा होगा, कोई भी चीज़ होगा ना, कोई भी उत्पाद होगा। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद मतलब जिसे हम बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उत्पाद क्या होगा आपका, उत्पाद या तो सेवा होगा या तो क्या होगा आपका, या तो आपका
वस्तु होगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से हैं। वास्तविक क्रेता क्या है और संभावित क्रेता क्या है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाजार के तत्व। सबसे पहले बाजार के तत्व का मतलब क्या होता है, कभी मेंस देंगे भविष्य में या अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ जाओ कि तत्व का मतलब क्या होता है। तत्व का मतलब वो होता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या संगठन हैं, किन किन चीजों को मिला के उसे बाजार कहा जाता है, उसे ही हम बोलते हैं तत्व, ठीक। तो बाजार के तत्व क्या क्या हैं, देखो, एक वस्तु, एक क्षेत्र, एक मूल्य, क्रेता और विक्रेता और स्वतंत्र प्रतियोगिता। एक वस्तु मतलब कभी भी बाजार की बात होगी तो विदाउट वस्तु या सेवा की बात नहीं होगी, ठीक है। यह वस्तु या सेवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम क्या दिया जा रहा है, हमारे द्वारा आपको एजुकेशन की सर्विस दी जा रही है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये सेवा है, ठीक है। तो या तो हमारा एक सामान बेचेंगे, या तो मैं क्या करता, सब्जी बेचता आपको ऑनलाइन, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक वस्तु या सेवा ही रहेगा आपका कहीं ना कहीं करके, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक वस्तु या सेवा है। दूसरा चीज़ क्या है, ये क्षेत्र है। क्षेत्र कैसा है, जैसे कि क्षेत्र आधारित होता है, कोई एरिया जैसे कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे सी फूड्स बनेगा, ठीक है। जैसे कि वहीं दंडकारण्य एरिया है तो वहाँ पे इमली मिलेगा। तो मतलब एक क्षेत्र होना जरूरी है, उस क्षेत्र के आधार पर ही क्या होता है, बाजार बनता है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक मूल्य होना जरूरी है। चौथा, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों जरूरी है। खरीदने वाला नहीं रहेगा और सारे बेचने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन सारे खरीदार है, बेचने वाला नहीं है तो क्या होगा, सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं बाजार किसके आधार पर चलता है, क्रेता और विक्रेताओं के आधार पर चलता है, ठीक है। क्रेता और विक्रेता के आधार पे चलता है, और एक क्रेता क्या करेगा, मांग करेगा, और विक्रेता क्या करेगा, पूर्ति करेगा। इसी बीच को बोलते हैं विचलन पॉइंट। क्रेता क्या करेगा, मांग करेगा, ये क्रेता का लाइन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, विक्रेता का लाइन होता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों के जो बीच के पॉइंट होता है, वहीं से क्या होता है, एक मूल्य डिसाइड होता है कि भाई खरीदने वाला का डिमांड इतना है, मांग कर रहा है, और बेचने वाला क्या कर रहा है, इतना में आड़ा हुआ है। इन दोनों की जो बीच होगा उसे हम बोलेंगे बाजार, प्रचलित मूल्य या फिर स्थिर मूल्य, जो भी मूल्य डिसाइड होता है इसी पे डिसाइड होता है, एमआरपी, ठीक है। चौथा होगा स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए। बाजार में क्या होगा, हमेशा पूर्ण होना चाहिए। बाजार ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार 5 लोग की जरूरत था, 5, जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, 5 बोरे चावल की जरूरत था और वहाँ पे 5 बोरा रखा हुआ था। एक बंदा बेच रहा था, एक बंदा खरीद रहा था। अब उसे बाजार कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे बाजार उसे, ठीक है। क्यों बाजार बोलेंगे उसके, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, वो पूर्ण बाजार हो चुका है पूरा, क्योंकि 5 की जरूरत था, 5 ही है, ठीक है। एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदा बेच रहा है, तो वहां पे बाजार नहीं, बाजार अपूर्ण होना चाहिए। बाजार की असली परिभाषा अपूर्ण है कि वहां पे क्या होगा, आप बाजार में जाएंगे, आपको अनिश्चितता रहेगा कि मेरा सामान कितना बिकेगा, ठीक है। खरीदने वाले को भी लगेगा कि मेरा सामान पूरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मतलब मेरा सामान खरीदाएगा कि नहीं खरीदेगा, मेरे को जो सामान चाहिए वो उत्तर प्रदेश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या बेचने वाले को भी नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे को सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र प्रतियोगिता, ठीक। अब आता है हमारा बाजार का वर्गीकरण, ठीक है। बाजार का वर्गीकरण की वर्गीकरण के आधार पे देखेंगे। देखो, एक होता है ए, बी, सी, 3, 4, 5 प्रकार से हमने बाजार का वर्गीकृत किया हुआ है। पहला जो टाइप है वो है क्षेत्र के आधार पे है। किसके आधार पे है, क्षेत्र के आधार पे, ठीक है। एरिया के आधार पे बाजार कैसा होगा, एक होगा स्थानीय बाजार, एक होगा प्रादेशिक बाजार, एक होगा राष्ट्रीय बाजार, और एक क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा, ठीक है। सबसे पहले आता है स्थानीय बाजार क्या होगा। स्थानीय बाजार किसे कहेंगे, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके बताते हैं। दूसरा होगा प्रतियोगिता के आधार पे, तीसरा होगा समय के आधार पे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, एक तोड़ सकते हैं कार्य के आधार पे तोड़ेंगे, और एक तोड़ सकते हैं वितरण के आधार पे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो ये सारा चीज़ अब क्या है कि इतना ज़्यादा क्यों टूटा हुआ है, ये क्या है, ऐसे करके अलग अलग पुस्तकों में कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो उसी को ही हम लेके आए हैं कि स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सबसे पहले आप देखिए स्थानीय बाजार क्या होगा, कोई गांव या कोई एरिया एकदम उसी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। जैसे कि हम बात करते हैं कार्डेमम की पहाड़ी इलायची के लिए फेमस है, तो वो बाजार कैसा रहेगा, स्थानीय बाजार रहेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, केवल वही मिलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय बाजार। लोकल गांव लोग को जो लोग होते हैं ना, उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। एकदम गांव में जो मिलेगा स्थानीय बाजार है, स्थानीय लोकल मार्केट, ठीक है। इसी लोकल को क्या करना, ओकल बनाना है। ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ लोकल मिलता है, और उस लोकल को क्या करना है, हमारे भारत और वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। दूसरा जो है प्रादेशिक बाजार है, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय बाजार, ठीक है। इसमें क्या होगा कि विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि चाय मिलता है हमें 2 जगह मिलता है, कहाँ पे मिलता है, केरल में मिलता है और असम में मिलता है। तो केरल और असम ही कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय मार्केट है चाय के बागान के लिए, ठीक है। आपको अच्छा चाय चाहिए तो आप दोनों स्टेट में ही जाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रादेशिक या क्षेत्रीय एरिया बोलेंगे, ठीक है।
रीजनल मार्केट बोलेंगे इसको। ओके, तीसरा होता है नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार का मतलब होता है जब कोई इस प्रोडक्ट के आधार पे, जब कोई सिचुएशन के आधार पे कोई एक राष्ट्र समर्पित हो जाए तो उसे राष्ट्रीय मार्केट कहा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं चावल, चावल का उत्पादन भारत में सरप्लस होता है, ठीक है, तो चावल के उत्पादन चाइना में भी बहुत ज्यादा चावल होता है, ठीक है, तो चावल के लिए क्या करेंगे कि ये कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मार्केट लेवल पे क्या किया हुआ है, ठीक है, अधिकार किया हुआ है चावल या फिर अनाज के लिए पे, तो ये राष्ट्रीय मार्केट होगा। कुछ कुछ होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है वह बाजार जब आपको सारे देशों को जरूरत पड़ता है, सारे देश के लोग खरीदने आके आते हैं और सारे देश के लोग बेचने के लिए आते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ये बड़े बड़े प्रोडक्ट से लेकर छोटे छोटे प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम का मार्केट हमेशा इंटरनेशनली लेवल पे क्या करता है, प्रभावित करता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट हो गया, ठीक है, डिफेंस का मार्केट हो गया, रक्षा उत्पाद हो गया, ठीक है, ये सारे मार्केट क्या आता है आपका, इंटरनेशनली बाजार आएगा, क्योंकि कोई भी देश खरीद सकता है, कोई भी देश बेच सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बाजार का वर्गीकरण। सॉफ्टवेयर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हिस्सा है। दूसरा देखते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। पूर्ण बाजार होगा, अपूर्ण बाजार होगा, एकाधिकार बाजार होगा। पूर्ण बाजार का मतलब क्या होता है, जहां पे क्रेता को लाभ होता है, ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे कि जैसे कि अपूर्ण बाजार मतलब इनकम्प्लीट मार्केट है ये अभी भी, कुछ कुछ लोगों का अधिकार है, अल्पाधिकार अधिकार है, ठीक है, अल्पाधिकार अधिकार मतलब कुछ सीमित लोग ही उस बाजार पे कब्जा किए हुए हैं। जैसे सऊदी अरब या यूएई की बात करेंगे, वहां पे क्या हुआ है कि वहां के जितने सारे शेख लोग थे पहले से ही, उसने एरिया पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, और जमीन पे कब्जा करने से क्या होगा, वहां पे उस एरिया पे क्या हुआ, पेट्रोलियम निकला अंदर से, वो पेट्रोलियम जो था वो क्या हुआ, उस पे उसका मार्केट हो गया, उनका कब्जा हो गया। तो वहां पे क्या करेंगे कि हमारे जो खाड़ी देशी होते हैं वो अल्पाधिकार मार्केट कहलाते हैं, कि ओपेक जैसे संगठन बना के पूरा इंटरनेशनली जो क्या करता है, कंट्री को प्रभावित करता है कि पेट्रोलियम का दाम कितना रहेगा, ऐसे करके। तो इस मार्केट को क्या बोलेंगे हम, इस बोलेंगे अल्पाधिकार, ठीक है, कम लोग, सीमित लोगों पे अधिकार है। एक होता है द्विअधिकार। द्विअधिकार मतलब दो लोगों पे सीमित अधिकार होता है, दो लोग खरीदने वाले हो सकते हैं या दो लोग बेचने वाले हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट आता है, हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट हम अभी बात कर रहे हैं, किसकी बात करें कि आज से अगर 8 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें तो जो सिम आता था, सिम में क्या चलता था, दो ही लोग का चलता था, या तो हमारा रिलायंस चल रहा है, या तो आइडिया चल रहा है, या तो एयरटेल चल रहा है, 2 से 3 लोग चलता था, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चलते थे। इससे पहले टाटा चलता था या बिरला चलता था, ऐसे टाइप का मार्केट था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विअधिकार मार्केट बोलेंगे। अब आता है अपूर्ण बाजार हो गया, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पूर्ण बाजार का मतलब क्या हो जाता है हमारा, कि बाजार कैसा है, पूरा सबके लिए खुला हुआ है, ओपन मार्केट सिस्टम है, कोई भी आओ कोई भी खरीदो, ठीक है। 1991 के बाद भारत क्या है, एक ओपन मार्केट सिस्टम है। यहाँ पे हमारा कैसा है, खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बोलते हैं, खुली मार्केट वाला बोलते हैं, ठीक है। 24 जुलाई 1991, याद रखेंगे जिन लोगों ने इकोनॉमी अभी नहीं पढ़ा है उसको एक डेट याद रखा है ना, 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ था, भारत में एलपीजी लागू हुआ था। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस दिन भारत क्या हुआ, उदारवाद को लेके निजीकरण को और वैश्वीकरण को क्या किया था, अपनाया था, जिससे हमारा बाजार क्या हुआ, सेवा सेक्टर में काफी ग्रोथ किया, ठीक। दूसरा होता है हमारा एकाधिकार बाजार हो गया। एकाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें पूर्ण क्या हो चुका है, मोनोपोली हो चुका है, ठीक है, मोनोपोली हो चुका है। जैसे हम अभी बोल सकते हैं कुछ मामले में, जैसे कि हमारा जो सिम आ रहा है वो ज़्यादातर लोग जियो की सिम चला रहे हैं, ठीक है, जियो की सिम चला रहे हैं। अब हमारा जो सिम पे कहीं ना कहीं क्या एकाधिकार हो चुका है किसका, जियो का। हालांकि आइडिया भी अभी अच्छा काम कर रहा है, बीएसएनएल भी कुछ कर रहा है, एयरटेल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर कब्जा किसका है, जियो का है। तो जहाँ पे आपका जो विक्रेता या क्रेता केवल एक ही रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि हाँ इसमें एकाधिकार बाजार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा देखते हैं समय के आधार पे। समय के आधार पे देखें तो समय के आधार पे एक मार्केट होता है दैनिक मार्केट, जो दिन का होता है। सब्जी भाजी का मार्केट क्या होता है, दैनिक मार्केट है, सुबह बिकेगा, कल शाम को बिकेगा, फिर सुबह बिकेगा, शाम को बिकेगा, ये दैनिक मार्केट। अल्पकालिक मार्केट कुछ समय के लिए बिकता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हो गया, जैसे अभी चना आ चुका है तो चना का मार्केट आपको सही मिलेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। या फिर क्या होगा, दिवाली होगा तो फटाके के मार्केट मिलेंगे, तो ये क्या है, एक अल्पकालिक मार्केट है। कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है दीर्घकालीन तक के बना रहता है, ठीक है, और कुछ हमेशा के लिए बना रहता है। तो ये क्या होता है, समय के आधार पे आप मार्केट को तोड़ सकते हो, ठीक है। अब आता है कार्य के आधार पे मार्केट। कार्य के आधार पे मतलब क्या हो जाएगा, बिक्री के अनुसार, और क्या हो जाएगा, वैधानिकता के अनुसार और वस्तु के मात्रा के आधार पे। बिक्री के अनुसार मार्केट होगा कि उस प्रोडक्ट का ज़्यादा बिकता है इस वजह से उसका मार्केट ज़्यादा है, ठीक है। किसी में वैधानिकता ज़्यादा है। सरकार ने कुछ जगह पे क्या करता है, जैसे कि हमारा ड्रीम 11 चलता है। ड्रीम 11 क्या है, एक वैधानिक रूप से कहीं ना कहीं आपका गैम्बलिंग को बढ़ावा देता है,
ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, तुक्का मार सकते हो या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से खेल सकते हो। लेकिन अगर वही आप सट्टा बाजार की बात करूँ, उसे बैन है भारत में, तो क्या है, वैधानिक रूप से ड्रीम 11 क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलर है। तो कुछ वैधानिक रूप से क्या करते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वस्तु की मात्रा के आधार पे। ठीक है, वस्तु की मात्रा के आधार पे कि कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे कम मिलता है और कुछ देश में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इस आधार पे ये चीज़ें हो जाएगा कार्य के आधार पे। ठीक, ये हो गया। अब आता है वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पे देखें तो वितरण के आधार पे एक होता है थोक बाजार, एक होता है फुटकर बाजार। बहुत सुने हुए। थोक बाजार क्या होता है, जब मार्केट में कोई भी सामान बड़ी मात्रा में मिलती है तो उसे थोक बाजार बोलते हैं। जैसे सब्जी भाजी का पूरा गाड़ी खरीदा गया, ठीक है, अनाज का पूरा अनाज खरीदा गया, इसको थोक बाजार बोलते हैं। और फुटकर मार्केट क्या होगा, जहाँ पे छोटी छोटी मात्रा पे किलो, पाव, 10 किलो, 15 किलो, 1 क्विंटल ऐसे बिकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फुटकर बाजार बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर फुटकर बाजार अंतिम उपभोक्ता तक ही पहुँचता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, विनिर्माण है। ठीक है, विनिर्माण मतलब क्या हो रहा है, बन रहा है। ये बनने के बाद किसके पास जाएगा, थोक विक्रेता के पास जाएगा। थोक विक्रेता क्या करेगा, फुटकर विक्रेता को देगा, और फुटकर विक्रेता किसको देता है, सीधा उपभोक्ता को देता है। तो फुटकर विक्रेता किसको देता है, उपभोक्ता को देता है। इस प्रकार उपभोक्ता अंतिम कड़ी होता है, फुटकर विक्रेता से कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको हायरार्की समझ आना चाहिए बाजार के रूप में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बाजार के प्रकार, बाजार के तत्व। ठीक है, आपको इतना सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब हमारा टॉपिक आता है बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। देखो, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व के आधार पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन सा प्रभावित करता है, वस्तु की मांग। ठीक है, वस्तु की मांग प्रभावित करता है, वस्तु की मांग। क्योंकि बाजार कब चलेगा, जब उसकी मांग बढ़ेगी। बाजार हमेशा मांग और पूर्ति के आधार पर काम करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बात करें, अभी क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, गर्मी लगेगा धीरे से, तो क्या होगा कि हमारा एसी का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। रायपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, ठीक है, या हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी करता है। तो ज़्यादा गर्मी करता है तो क्या करेगा, आपको शीतलन प्रोडक्ट का, अर्थात एसी हो गया, कूलर होगा, इसका ज़्यादा मांग होगा। तो अभी देखना, वस्तु की मांग हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एसी की डिमांड होगा तो एसी का प्रोडक्ट बनना चालू करेगा, एसी की क्रेता आएंगे, एसी के विक्रेता आएंगे। तो क्या करता है, वस्तु की मांग सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, परिवहन योग्य। अब क्या होगा कि ऐसे एरिया पे जहाँ परिवहन योग्य होना चाहिए, जहाँ आने जाने का साधन होना चाहिए, जैसे कि रायपुर पूरा सेंट्रल एरिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन वही बात करते हैं जगदलपुर के नीचे इलाका सुकमा, वहाँ पे बाजार क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो कटा हुआ है, वहाँ पे ट्रेन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे एरोप्लेन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जल मार्ग नहीं है। ठीक है, तो परिवहन के जितने ज़्यादा संसाधन होगा वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कि हम बात करते हैं मुंबई की। ठीक है, मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे सारे परिवहन के सिस्टम है इंटरनेशनली रूप से। ओके, तीसरा होता है टिकाऊपन। ठीक है, टिकाऊपन, कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना चलता है, कितना दिन तक के वो मार्केट सस्टेनेबल रहेगा बाजार में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, कुछ चाइनीज़ फ़ोन आ जाता है, बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन जिस फ़ोन में अच्छी सी क्वालिटी रहते हैं, जैसे कि अभी हम MI की सीरीज बात करें, बहुत अच्छा चल रहा है, या कुछ और प्रोडक्ट हैं जो क्या है सस्टेनेबल कर रहे हैं, आपका लंबा चल रहा है, 4-5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, जब तक चलाओ तब तक चल रहा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है उसका बाजार उतना ज़्यादा लंबा रहता है, ये मान सकते हो आप लोग। ठीक है, पहले होता था ना, ये नकली है, डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल मतलब होता है उसमें बनाने में लागत सही आई है, सही ढंग से बनाया गया है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी ये करता है, अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है तो उसका मार्केट भी क्या होगा, बहुत हाई लेवल का रहेगा। जैसे चाइना में रहता है, चाइना में क्या करता है कि हर प्रोडक्ट को क्या करता है, बहुत ज़्यादा बनाता है, और बहुत ज़्यादा बनाता है, इस वजह से क्या होता है, सामान सस्ती हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये वजह हो गए। पूर्ति की पर्याप्तता या स्थानापन्न वस्तुएं। अब क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं का मतलब ये होता है कि ऐसा चीजें जो क्या कर सकते हैं, उसके जगह और कुछ उपयोग कर सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, किस पदार्थों को यहाँ भी उपयोग किया गया, इसको और कहीं कर, तो उसकी पूर्ति की पर्याप्तता बनी रहती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, सपोज दैट हम बात करते हैं किसी की, जैसे कि छत्तीसगढ़ के चावल ना, चावल का उपयोग हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, कई जगह आपको पोहा के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, कई जगह क्या हो रहा है, इसका और कुछ डोज बना रहे हैं। तो मतलब एक चीज़ों का कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हो वो भी आपके मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं। शीघ्र बोधिता हो गया। ठीक है, जल्दी समझ आता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाद में समझ आता है, और कुछ चीज़ें ऐसे जो जल्दी समझ आता है। ये सॉफ्टवेयर में आप अच्छे से समझेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है जो इतना आसानी से समझ आ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, एडॉप्टेबल है, मतलब चलाया जा सकता है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, तो उसके आधार पर क्या करता है, उसका मार्केट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है।
ठीक है। खास तौर पे शिक्षा में भी होता है, जिस गुरुजी का लेक्चर अच्छा लगता है, लोगों को समझ आता है, वो चीज़ों को क्या करते हैं, शीघ्र बोधिता होता है, जल्दी समझ आता है, तो उस वजह से उसको ज़्यादा खरीदते हैं, और जिसको समझ ही नहीं आता उसको नहीं खरीदते हैं। ठीक है। यातायात संचार साधन कैसा है आपको उस जगह पे, ठीक है, आपके यातायात और संचार कम्युनिकेशन सिस्टम है कि नहीं है, IT हेड है कि नहीं है, ठीक है। मुद्रा की स्थिरता है कि नहीं उस राष्ट्र में, जैसे कि आप अभी श्रीलंका पे आप बिजनेस करने जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन होते जा रहा है, ठीक है, मुद्रा बहुत ज्यादा गिर रहा है, वहां संकट की स्थिति है। पाकिस्तान पे आप नहीं जा सकते, आप ऐसे देश कोशिश करेंगे जिसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या स्टेबल पोजीशन में, जहां स्टेबल पोजीशन में रहेगा वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहीं पे आप मार्केट डेवलप करेंगे। या तो वहां की बैंकिंग सिस्टम कैसा है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। विपणन की वैज्ञानिक व्यवस्था, ठीक है। अब वहाँ विपणन का जो ट्रेडिंग का सिस्टम है, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा है, वहाँ पे ओपन मार्केट है कि नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया क्या है, एक समाजवादी देश है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है वहाँ विदेश में नहीं जा सकता, एक टाइप का क्लोज इकोनॉमी चलता है। लेकिन वही साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे ओपन इकोनॉमी चलता है, पूंजीवादी है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है। मतलब वहाँ का जो मार्केट है वो क्या होगा, पूरे दुनिया में बैठेगा, या दुनिया के मार्केट वहाँ आएंगे। तो आपका ये भी बहुत डिपेंड करता है कि विपणन की वैज्ञानिक व्यवस्था कैसी है, ट्रेडिंग कॉमर्स का, ओपन मार्केट है या क्लोज मार्केट है, ठीक है। शांति एवं सुरक्षा है कि नहीं है, वही जस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। ऐसे देशों में हमेशा क्या रहते हैं, शांति बनी रहती है। तो ऐसे देशों में क्या करेगा, कोई लोग बाजार स्थापित नहीं करना चाहेंगे। बाजार कहाँ पे चलता है, जहाँ पे शांति हो, लोकतंत्र हो, सुरक्षा हो, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया। ये ऐसे देश है जिसको भविष्य की देश माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है लेकिन यहाँ पे शांति है, यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत सही ढंग से है, यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है शांति एवं सुरक्षा पे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका सरकारी नीतियाँ कैसी हैं। सरकारी नीतियाँ कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ निकलता है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, व्यापार करने में सुगमता कितना मिलता है। व्यापार करने में सुगमता जितना ज़्यादा मिलेगा, आपको लोग क्या करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे, आपको इंटरेक्ट करेंगे। जिस राष्ट्र या जिस प्रदेश में बहुत अच्छी नियम कानून पॉलिसी है, जिसकी उद्योग नीति अच्छी है, जिसकी व्यापार नीति अच्छा है, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यूएसए में क्या है, बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे है, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंटर वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे मार्केट आप बना सकते हो और बहुत जल्दी अपने मार्केट को रीचेबल लोगों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मतलब लोगों को तक पहुँचा सकते हो, ये सारा चीज़ें आपका ये सरकारी नीतियों के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गया कि हमारा बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु की मांग, परिवहन योग्य, टिकाऊपन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, पूर्ति की पर्याप्तता, ठीक है, पूंजी की पर्याप्तता, स्थानापन्न वस्तुएं, शीघ्र बोधिता, यातायात संचार साधन, मुद्रा की स्थिरता एवं बैंकिंग, विपणन की वैज्ञानिक व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा, सरकारी नीतियाँ, ठीक है। सारा थ्योरेटिकल क्रॉस हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें थ्योरी आ रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि आपके अंदर क्या होगा, जब तक कि मार्केट की समझ नहीं आएगी तब तक कि आप एक अच्छा एडीओ अधिकारी नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा एडीओ अधिकारी जब रहेगा, वो क्या करेगा, लोकल जो स्वयं सहायता समूह हो गया या लोकल प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या करेगा, मार्केट में लाने की कोशिश करेगा। और मार्केट को इसी वजह से सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, एसएचजी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको कैसे वो ट्रेडिंग कॉमर्स में आगे ला सकता है, कैसे उन लोगों को बाजार को मार्केट क्रिएट कर सकता है या उस वस्तु को अच्छे से डिमांड में ला सकता है। ये सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है, इस वजह से ये टॉपिक को डाला गया है, ठीक है। फैक्चुअल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रामीण बाजार। ग्रामीण बाजार की बात करें तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या क्या ग्रामीण बाजार किसे बोलेंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। रूरल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण बाजार जो चीज़ें हैं, उस बाजार के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो बाजार कैसा होगा आपका, पर्टिकुलर उस रूरल प्रोडक्ट पे रहेगा, गांव वालों की बाजार होगा, ग्रामीण उत्पाद रहेंगे, ग्रामीण खरीदार रहेंगे, ठीक है। ग्रामीण भारत, जैसे कि हम बात करते हैं भारत, इससे पहले क्या था, ग्रामीण भारत ज़्यादा था अंग्रेजों के आने के पहले, और एक स्वावलंबी भारत था, आत्मनिर्भर भारत था। आत्मनिर्भर भारत था मतलब क्या होता था, हमेशा एक लोग की पूर्ति होती थी, दूसरा का मांग बना हुआ था। तो एक दूसरे पे क्या कैसे करते थे, हेल्प टू ईच अदर चलता था, जिससे स्वयं सहायता समूह चलता है, ठीक है। पहला, ग्रामीण बाजार मुख्यतः बिखरे हुए हैं, यही क्वेश्चन था एडीओ 2012 का, ठीक है। एडीओ 2012 का क्वेश्चन था कि ग्रामीण बाजार सीमित थे, संगठित थे, कैसे थे, तो बिखरे हुए थे ये, ठीक है। बिखरा हुआ है, जहाँ जहाँ आप देखो आपको अलग अलग सर्विस मिलेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। कृषि से आय बाजार के आय का प्रमुख सोर्स है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट की बात करो, आपको एग्रीकल्चर आपको कनेक्शन रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र आपका इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तीसरा आता है बाजार की आय मौसम पर आधारित होता है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है केकड़ी का मौसम,
अभी देखना गांव शहर में जाएंगे तो आपको केकड़ी, खीरा, ऐसे कुछ कुछ पानी वाले जो होते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ठीक है, ये सारा पपीता हो गया, ऐसा चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगे ना। उसके बाद जैसे धान वाला सीजन में जाएंगे, धान ज़्यादा मिलेंगे, गेहूँ ज़्यादा मिलेंगे। तो आपके फसल हो गया या अनाज जो हो गया वो सबके किससे भी डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम के आधार पे आपका प्रोडक्ट चेंज होते रहता है, ठीक है। विभिन्न धर्म, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा इत्यादि मानने वाले भी होते हैं, और उस आधार पे क्या होता है, आपका बाजार भी डिपेंड करता है। जैसे कि क्या होगा, हरेली आ जाएगा, ठीक है, तो हरेली आएगा तो क्या मिलेगा, गुड़ा चिला बनेगा, ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको वैसे मिलना चालू होगा। तीजापुर आएगा तो लोकल मार्केट में क्या मिलेगा, जो कुम्हार लोग बनाते हैं, ठीक है, बैल की मूर्ति, ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही आपका जैसे कि सपोज पचहर चावल, कमरछट आ गए तो आपको पचहर चावल मिलेंगे ग्रामीण मार्केट में, ठीक है। जैसे कि होली आ गया तो आपको गुलाल उलाल मिल जाएगा। दिवाली आ जाएगा तो आपको लोकल जो भी चीज़ें हैं, देवी देवता पूजा करते हैं, वो सारा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, बतासा मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि समय के आधार पे, धर्म के रीति रिवाज के आधार पे सारा चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और परंपरा के आधार पे। क्षेत्रीय भाषा विविधता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और बोली भी बहुत ज़्यादा अलग अलग रहेगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को भी अलग अलग बोला जाता है, ये भी अलग अलग रहता है, ठीक है। चलिए इसका महत्व देखिए तो अगर ग्रामीण बाजार का महत्व बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन एक बात ऐसे मूल्य स्थिरता, ठीक है। हमेशा आप देखेंगे कि ग्रामीण बाजार में जब तक कि उसकी मांग बनी रहती है, सिटी में उसका मांग क्या रहता है, कम रहता है। एकदम बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ टमाटर का। देखिए अगर ग्रामीण भारत में, ग्रामीण जो बाजार है वहाँ पे टमाटर का उत्पादन एकदम सही ढंग से हो रहा है, ठीक है, और लोग खरीदने वाले भी क्या कर रहे हैं, उतना ही खरीद रहे हैं, बाकी को नहीं खरीद रहे हैं, तो मान के चलो कि आपका सिटी में टमाटर का रेट क्या होगा, आपका स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ग्रामीण बाजार में ना आपका टमाटर की मांग कम हुआ तो सिटी में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत ज़्यादा आगे ले जाने में ग्रामीण भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि लोकल टू वोकल ही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब आता है कुछ लास्ट कॉन्सेप्ट ई नाम के बारे में। ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, मार्केट। ये क्या हुआ था 2016 या 17 ना, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद रहा, शायद 16 का बात है। 16 में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके कॉन्सेप्ट आया था। 585 मंडियों को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का कॉन्सेप्ट था, कि हमारा जो मंडी है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी लोकल एरिया की मंडी बात करें, अभनपुर की मंडी की बात करते हैं, वहाँ हम मैन पार्क की मंडी की बात करते हैं, या हम किसी हरियाणा की मंडी की बात करते हैं, या हम मद्रास की मंडी की बात करते हैं, सबके सबको एक साथ जोड़ दिया गया। अब क्या होगा कि सपोज दैट, ठीक है, हमारा जैसे कि हम बस्तर में बात करते हैं, बस्तर में कुछ प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, यूनिक बन रहा है, ठीक है। अब वहाँ के प्रोडक्ट को वो चेन्नई के मार्केट वाले क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इससे पहले नहीं खरीद सकता था। तो कहीं ना कहीं ई नाम का बहुत बड़ा भूमिका रहा है इसको आपस में जोड़ने के लिए। और इसके लिए जो मेन जो बनाया था इस कॉन्सेप्ट को, वो था FFFC। FFFC मतलब होता है स्मॉल फाइनेंस एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम। इसने क्या किया, ई नाम को लॉन्च किया था, ओके। तो ये चीज़ें हो गया हमारा क्या, बाजार के डिटेल के बारे में। बाजार की डिटेल के साथ साथ आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ इसमें, ठीक है, बस 2 मिनट। एक मिनट, अभी वीडियो बनी है। देखिए भारत में बाज़ारों का थोड़ा सा इतिहास हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपसे बनेंगे, हालांकि मेन स्ट्रेंथ में ज़्यादा आता है, प्री में नहीं आता, लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक है राज्य बनाम बाजार, राज्य बनाम बाजार, ठीक है, राज्य बनाम बाजार, ओके। इसमें हम 1929 के मंदी का भी जिक्र करते हैं, ठीक है। इसमें एडम स्मिथ की कॉन्सेप्ट को जिक्र करते हैं। एडम स्मिथ जिसे हम अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है कि पूंजी से ही क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। तो ये पूंजीवादी को बहुत ज़्यादा क्या करता था, सपोर्ट करता था। ये है 1767 की बात में, मतलब 1700 के दशक की बात है, ईयर पे तो होना चाहिए। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसने एक कॉन्सेप्ट लाया, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिडन हैंड ना,
हिडन हैंड मतलब क्या होता है? छुपा हुआ हाथ। ये क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस के पेपर में कुछ में, छुपा हुआ हाथ का कॉन्सेप्ट दिया था। छुपा हुआ हाथ का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि बाजार को कोई भी चीजें कोई कंट्रोल ना करे। मतलब क्या होगा कि बाजार को कंट्रोल कौन करेगा? तो बाजार को कंट्रोल कौन करेगा? तो बाजार को जो कंट्रोल करेगा ये होगा मांग, जो क्या चाहिए? क्रेता को चाहिए, ठीक है, विक्रेता को चाहिए, और ये क्या होगा? क्रेता का पूर्ति वक्र, ठीक है। तो वो दोनों चीजें जब टकरा जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका क्या बनेगा? बाजार बन जाएगा। मतलब राष्ट्र को कहीं ना कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और जब राष्ट्र कंट्रोल नहीं करता है, बाजार क्या करता है? क्रेता विक्रेता के आधार पर चलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट, या उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अवधारणा। जितना मांग है उतना क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? पूंजीवादी की अवधारणा है, और हर चीज को हमने क्या किया? निजीकरण करना चालू किया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, पूंजीपतियों लोग को ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा पैसा बनाओ, ज्यादा बेचो, सरकार का भागीदारी नहीं रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये सारा चीजें चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 1929 के दशक में क्या हुआ कि वहां पे अमेरिका पे क्या हुआ कि बहुत सारा जो बैंक थे, खासतौर पर रियल एस्टेट के जो बैंक थे, ठीक है, वो डूब गया, कुछ कंपनियां डूब गई, और सारा का सारा जो सोना था और पैसा था, सारा सोना फ्रांस में जमा हो गया बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा संतुलन देखने को मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि एक मंदी का एक दौर आया, जिसे हम लोग महामंदी बोलते हैं 1929 का, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र तो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सारा चीजें किस पे चल रहा है? मांग और पूर्ति पे चल रहा है। तो मंदी और मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति मैं बता चुका हूं आपको। मुद्रास्फीति जहां पे क्या होगा? मांग ज्यादा होगा, और मंदी क्या होगा? जहां पे मांग ज्यादा नहीं रहेगा, मांग कम हो जाएगा। पैसा लोगों के पास रहेगा, लेकिन सामान की मांग किसी के पास नहीं रहेगा, ठीक है। सॉरी, मुद्रास्फीति में क्या होगा? आपका पैसा सबके पास रहेगा, ठीक है, पैसा सबके पास रहेगा, लेकिन सामान क्या रहेगा? वस्तु क्या रहेगा? नहीं रहेगा। और इसमें मंदी में क्या होता है? सामान सबके पास रहता है, ठीक है, और पैसा नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पे आया कि फ्रांस में क्या हुआ? बहुत ज्यादा सोना आ गया, लेकिन पैसा नहीं था, तो उस सोना का रेट क्या हो गया? कम हो गया। बहुत सारे देश में पैसा इकट्ठा हो गया था, सामान नहीं था, तो वहां पैसे का रेट भी कम हो गया, ठीक है। तो ये जो मंदी का दौर था, वहां से क्या हुआ? यहां से बोला गया। फिर इसी दशक में 1917 में क्या हो रहा है? रूस की क्रांति आ रहा है। तो रूस की क्रांति आ रहा है, मंदी आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्र को भी क्या करना चाहिए? राष्ट्र को भी भागीदार बनना चाहिए नेशनल बिल्डर में, मतलब राष्ट्र के निर्माण में। और वहां से हमने क्या किया? सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश किया। इसी सरकार पावरफुल बनाने की कोशिश को हम क्या बोलते हैं? राज्य की अवधारणा बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? राज्य की अवधारणा। ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो पहले बाजारवाद को प्रमोशन किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। 1929 के मंदी के बाद से क्या हुआ? राज्य ज्यादा हावी होना चालू हुआ, राज्य हावी हुआ, राज्य कंट्रोल करना चालू हुआ। अब भारत में भी क्या हुआ? यही दशक देखने को मिला। भारत जब आजाद हुआ तो क्या हुआ कि जब शुरू में 1956 के आते जब भारत आजाद हुआ तो हमारा औद्योगिक नीति आया कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसा होगा। तो अर्थव्यवस्था कैसा होगा? उस समय हमारे यहाँ क्या था? प्राइवेटाइजेशन कम था। हमारे यहाँ क्या था कि निजी सेक्टर जो था वो बहुत कम थे, ठीक है, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उतने ज़्यादा संख्या भी नहीं थे। गिन चुन के टाटा, बिरला, कुछ कंपनियां ही चालू हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्सों ने अपना हमारे देश पे कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि भारतीय उद्योग भी आगे बढ़े, भारतीय इकोनॉमी भी आगे बढ़े, ठीक है। तो उस चरण पे हमारे यहाँ 4 औद्योगिक नीति आया था, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहला जो आया था 1948 में आया था, दूसरा 1956 में आया था, तीसरा 1970 में आया था, और चौथा 1991 में आया था। ओके, पहला 1948 में आया था नेहरू जी के समय पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मॉडल बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया? खास तौर पे हमने इसको क्या किया कि ज्यादातर सेक्टर जो था वो पूरा सरकारी था। सेक्टर क्या था? सरकारी सेक्टर था। सब सेक्शंस किसके पास था? सरकार के पास था। सरकार ही बनाएगा, सरकार ही, ठीक है। तो सारा प्रोडक्ट कौन बनाता था? सरकार बनाता था। प्राइवेटाइज वाले को बहुत कम मतलब लास्ट हिस्से जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं उसको दिया गया। जब 1956 में आया तो हमने क्या किया कि इसको प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया, लेकिन उसको क्या किया? एक इंस्पेक्टर मतलब उसको निरीक्षण के दौर पे रखा। इस वजह से इसे इंस्पेक्टर राज की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी प्राइवेटाइज उद्योग होगा उसको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा? आपको उद्योग खोलने के लिए आपको बहुत सारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा, और प्रमाण पत्र की आवश्यकता के चक्कर में से इंस्पेक्टर राज कहा गया। इससे भी हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या हुआ? नहीं बढ़ा। 1977 के आते आते जब मोरारजी देसाई की सरकार था तो उसने क्या बोला कि बंद इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी, क्योंकि ये दोनों जो एक्टिव हो गया था, ये दोनों चल रहा था, तो इस वजह से क्या होता? भारतीय उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा था।
क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे बनते थे और उतनी क्वालिटी के नहीं होते थे, इस वजह से इसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई रेट नहीं था, कोई खरीदी नहीं करता था। तो 1977 के आते आते जब देश की हालत और ख़राब हो गई तो मोरारजी देसाई ने इसे बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी कहा। और क्लोज इकोनॉमी के रूप में क्या कर दिया गया कि आयात जो रहेगा प्रतिस्थापित करेंगे। आयात प्रतिस्थापित करेंगे मतलब विदेश से कोई भी चीज़ नहीं मंगाएंगे और हम देश में बनाएंगे। देसी सामान बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए, लेकिन निर्यात को ही प्रतिबंध कर देंगे। ये उल्टा हो गया, कुछ बनाएंगे ठीक है, उसको हम बंद कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, अब कुछ चीज़ भेजेंगे भी नहीं। अरे भाई, तो कुछ भेजेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे सामान के लिए, कहाँ से पैसा आएगा? तो हमारा मार्केट पूरा बंद हो गया और हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा क्लैश की स्थिति में आ गई। ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं चला, 1980 तक ही चला मार्केट ये बंद इकोनॉमी। इसके बाद इसको हमने कैंसिल करके फिर 1956 वाला एक्टिव कर दिया। 1956 में फिर वही कहानी, सफ़ेद हाथी वाला था भारतीय उद्योग। फिर 1991 में हमारे जो मनमोहन जी थे, ठीक है, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसने एक नीति लाया जिसे हम LPG की नीति बोलते हैं। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इकोनॉमी में सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा 24 जुलाई 1991, जिसमें हमने 3 पॉलिसी लाया था, L, P और G। L फॉर होता है लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद, और P फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और G फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैश्वीकरण। इसके माध्यम से हम पहली बार क्या हुआ, दुनिया में एक नए बाजार के रूप में उतरे, क्योंकि हमारे पास पूरा इंटरनेशनली जो है करेंसी खत्म हो गया। अब हम बाजार को दुनिया के लिए खोल दिए। कोई भी आइए हमारे यहाँ मार्केट कीजिए, हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हम भी किसी दूसरे देश में जाके मार्केट करेंगे। और इसकी अवधारणा यह कि आज हमारा जो देश है, कहीं ना कहीं हम एक बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा देश क्या है, अभी समाजवादी देश है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ समाजवाद भी है, हमारे यहाँ पूंजीवाद भी है। ठीक है, हालांकि हमारा समाजवाद थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे पूंजीवाद ज़्यादा है, हालांकि वो भी मिश्रित इकोनॉमी पे है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इकोनॉमी के एक बेहतरीन जो हमारा सेक्शन था बाजार, उस पर हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ओके, अगर हमारे ऐसी वीडियो को और ज़्यादा चाहते तो हमारे जो वीडियोस हैं, ठीक है, हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए। आपको कम से कम एरियो से रिलेटेड जो सिलेबस हैं या हमारे GS रिलेटेड सिलेबस है, सारे इसी में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आज स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप लोग जैसे वीडियो को पॉज कर करके इसको देख सकते हैं, शुरू में वो दिख जाएगा। ठीक है, ओके।